So the first topic for today is draft new industrial policy. So सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि पॉलिसी जो होता है और एक लॉ होता है उसमें डिफरेंस क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉलिसी, व्हाट इज दिस लॉ? क्या डिफरेंस है? कोई स्कीम होती है, वो क्या होती है फिर? अगर ये पॉलिसी है, लॉ है, स्कीम है, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? Sir, policy is the plan of the government, ओके, and law is passed by the government, which is fixed पास्ड बाय गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर? legislature. हम्म। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, देखो पॉलिसी क्या होता है, एक यू कैन कंसिडर इट एज ए फ्रेमवर्क कि हाँ हमें किस तरह से क्या काम करना है, आगे किस तरह से उसको अचीव करना है ना? सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है कि हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, हमें किस लेवल पे काम करना है और उसके लिए अगर कोई हमें कोई चीज़ की नेसेसिटी है तो वो उसमें हम प्रोवाइड करें। तो वो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क हो गया, है ना? लॉ किसी पर्टिकुलर, जैसे किसी चीज़ के लिए हम लॉ बनाते हैं, है ना? वो लेजिस्लेशन के थ्रू बनता है ना? वो एक क्या है, लेजिस्लेशन के थ्रू बनेगा और उसको पार्लियामेंट बनाएगा, फिर पास करेगा, प्रेज़िडेंट साइन करेंगे, तो ये सब पूरा प्रोसेस अलग फ़ॉलो होता है। और स्कीम क्या होती है? स्कीम एक बहुत ही स्पेसिफ़िक पर्टिकुलर एकदम पॉइंटेड चीज़ को अचीव करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि सपोज़ फार्मर्स की कुछ इश्यू हैं, उनके लिए पेंशन्स के इश्यू हैं सपोज़, उसके लिए हमने कोई स्कीम निकाली तो उसको हम बोलेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्कीम निकालना, है ना? पॉलिसी पॉलिसी क्या हो सकती है? जैसे सपोज़ करो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, है ना? इम्पोर्ट कितना करना है, एक्सपोर्ट कितना करना है, तो उसको ओवरऑल के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी हो गई वो। और जैसे ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसी तरह से, ठीक है? तो ये बेसिक ब्रॉड आइडिया हो गया। अब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है प्रीलिम्स के लिए वो यही है। अब थोड़ा हम क्या है कि मतलब प्रीलिम्स का भी साथ-साथ में पढ़ते रहेंगे, ताकि जैसे अभी थोड़े दिन में क्या होगा कि काफ़ी सारे जैसे भी प्रीलिम्स पास-पास में आएगा, तो बहुत सारी जगह आपको ये लगेगा कि प्रीलिम्स भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसको देखेंगे। वैसे हमारा मेंस ओरिएंटेड ही रहेगा अभी सारा, क्योंकि आपका जो फ़ेज़ है वो अभी 2024 वाला एग्ज़ाम है आपका टारगेट, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे मेंस के लिए, ठीक है? और प्रीलिम्स हम बाद में जनवरी के बाद से पूरा फुल फ्लेज मोड में प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। लेकिन अभी जैसे ये वाला जो प्रीलिम्स है 2023 का, इसमें जो ये जो 2-3 मंथ्स का टाइम है, इसमें आपको एक जो थीम है वो दिखेगी कि हाँ, चलो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं। तो वो सब भी हम इसमें कवर करते जाएँगे, ताकि जब प्रीलिम्स ये वाला लगे 2023 वाला, इसका भी हम फिर एनालिसिस करें तो आपको एकदम ऑड फील नहीं हो अचानक से कि मेंस चल रहा था, क्या अचानक से 1 दिन में ही आ गया, तो वैसा नहीं लगे, इसीलिए थोड़ा प्रीलिम्स का भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन यही बनता है कि वो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, है ना? डिपार्टमेंट को चेंज कर देंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कर देंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ सम इकोनॉमिक अफेयर, ये वो करके उसको चेंज कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है तो कौन बनाएगा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड। अब आपने जब यंग स्किल इंडिया देखा होगा, तो यंग स्किल इंडिया के पोस्टर्स होते हैं, तो उसमें नीचे लिखा होता है ना कि यंग स्किल इंडिया, फिर डीपी आईआईटी 61656 ऐसे करके एक लिखा हुआ होता है नंबर। देखा है आपने, कभी नोटिस किया है इस चीज़ को? जैसे आप कभी भी यंग स्किल इंडिया का कोई भी पोस्टर ओपन करके देखोगे, तो जो मतलब ऑफ़िशियल पोस्टर्स होते हैं उसमें, या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट होता है, उसमें है ना ये लिखा हुआ होता है। सर जब आए होंगे आपके उसमें कॉलेजेस में, तो ऐसे एक नंबर लिखा होता है डीपीआईआईटी, तो वो यही है डिपार्टमेंट, ठीक है ना? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ये वाला। तो पहले इसका नाम क्या था? डीआईपीपी था, ठीक है? डीआईपीपी, और फिर इसको चेंज करके क्या कर दिया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड भी इसमें ऐड कर दिया। इंटरनल ट्रेड को भी इसमें ऐड कर दिया और इसका नाम बदल के डीपीआईआईटी कर दिया। अब ये यंग स्किल इंडिया के पोस्टर में क्या कर रहा है? ये जो डिपार्टमेंट है, ये नए स्टार्टअप्स को क्या करता है?
ऑथराइज़ करता है। बेसिकली उनको जो आप कह सकते हैं उनको स्टेटस देता है स्टार्टअप्स का, ओके? ऑफ़िशियल जो हम स्टार्टअप कहते हैं ना, ये स्टार्टअप नहीं है कि हमने एक वेबसाइट बना दी और बैठ के लैपटॉप लेके, वो सब स्टार्टअप नहीं, बेसिकली एक प्रॉपर जिसकी डॉक्यूमेंटेड वर्ज़न जो होता है कि हाँ, ये स्टार्टअप के सारे कागज़ हैं, ये सब एक ऑथराइज़्ड स्टार्टअप है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको कौन करता है वेरीफ़ाई? ये डिपार्टमेंट करता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन-सी स्कीम के अंडर? स्टार्टअप इंडिया के अंडर। तो आपने ये एक एक लाइन पढ़ी और इससे आपको इतना सब कुछ याद आ जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ़ इतना-इतना साइड में लिखना है छोटा-छोटा। स्टार्टअप इंडिया, है ना? स्टार्टअप्स को क्या करता है? वेरीफ़ाई करता है, ठीक है? ऑथराइज़ करता है बेसिकली, और साइड में एक छोटा-सा एरो बना के फिर आप यहाँ लिख सकते हो। पहले इसको क्या बोलते थे? डिप बोलते थे, है ना? एंड अब इसका नाम डीपीआईआईटी हो गया है और इसमें इंटरनल ट्रेड का ये एक ऐड कर दिया है। ये सब इसके सारे काम हो गए। अब ये जो डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री होती है ना, उस मिनिस्ट्री के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। याद रखना आप इसको। कभी ऐसा भी आता है क्वेश्चन में कि ड्राफ्ट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसको आप गलत मत करना कि वो तो डीपीआईआईटी करता है, सर ने बताया था, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ गया है तो गलत है, ऐसा नहीं है। ये डिपार्टमेंट ये इसके अंडर ही है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ही है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन जो बताया, ये क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है? अब ये क्या है, ये थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडिया आज़ाद होने के बाद में थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो आई है अभी तक। तो दिस विल रिप्लेस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। 1991 में क्या हुआ था, ये पहला ही टॉपिक जो है कोई भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो यही पढ़ते हैं सबसे पहले कि एलपीजी लिबरलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 का जो आपने पढ़ा होगा, बहुत बार इसका जिक्र होता है कि उस टाइम पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। आईएमएफ से क्या लिया गया था, लोन्स लिए गए थे, है ना? एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। तो उस टाइम पे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकली थी 1991 की, और उससे पहले जो आई थी वो 1956 की आई थी। तो अब अगर आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिले, दिस इज़ द फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? सही हो जाएगा ना? कविता? सर थर्ड होगा ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा वो स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ द थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ओके? तो इससे पहले 1956 और 1991 में आई थी। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें मतलब ये सब चीज़ें याद कर रखनी है। फिर इट सीक्स टू अचीव वन नेशन वन स्टैंडर्ड। अब वन नेशन वन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? कि जैसे सपोज़ करो, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप कभी भी शोरूम में जाओगे, ड्रेसेस खरीदने जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? जैसे सपोज़ करो कोई कंपनी है ए, कोई कंपनी है सी, कोई कंपनी है डी और कोई कंपनी ए, बी, सी, डी 4 कंपनी है, ठीक है? अब इसमें हम बोलेंगे कि भैया हमें मीडियम दिखाओ, तो वो मीडियम हो सकता है हमें बहुत बड़ा भी लगे, और इस कंपनी में जैसे सपोज़ ये कोई एडिडास ले लो, शूज़ की ले लो, है ना? रिबॉक ले लो और एक प्यूमा ले लो और एक कुछ एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी, है ना? इसका मीडियम सपोज़ करो इसका मतलब लार्ज से भी के अप्रॉक्सिमेट बराबर आ रहा है, और ये मतलब इसका स्मॉल है। तो हर कंपनी ने क्या अपने-अपने स्टैंडर्ड्स खुद से बना रखे हैं, है ना? हर कंपनी ने अपने-अपने स्टैंडर्ड्स खुद से बना रखे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकती है कि भई हम एक रूल बना देते हैं कि अगर इतने साइज़ का जूता होगा तो वो उसका साइज़ हम इसको मीडियम बोलेंगे, अगर इतना होगा तो उसको लार्ज बोलेंगे, इसको इतना स्मॉल बोलेंगे। वो क्या कर दिया? एक स्टैंडर्डाइज़ेशन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो वही स्टैंडर्डाइज़ेशन एक एग्ज़ाम्पल जैसे हमने समझा, वही क्या है, ये इंडस्ट्रीज़ के रूल्स में करेंगे कि भई कहीं अलग रूल है इंडस्ट्री के, कहीं अलग रूल हैं, है ना? तो उनको क्या कर देंगे, एक स्टैंडर्ड कर देंगे ताकि जैसे कोई सपोज़ कंपनी बाहर से आ रही है ना? ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब आप इसको दूसरे उसमें भी देखोगे, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन वो एक ट्रैवलिंग का जो वो बनता है,
कार्ड बनता है, वन नेशन वन कार्ड ऐसे कुछ है। तो ये बहुत जगह आपको यूज़ आएगा, इसीलिए मैं इसको इतना एम्फसाइज़ करके बता रहा हूँ ताकि बाद में आपको कभी बार-बार रिपीट करके नहीं बताना पड़े, आप उसी टाइम समझ जाओगे देखते ही। तो ये हर जगह एक पॉइंट सपोज़ कोई बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है, उसको कोई अ बड़ी फैक्ट्री डालनी है ना? तो वो क्या करेगा? वो पहले इस स्टेट की पॉलिसीज़ देखेगा, फिर इस स्टेट की पॉलिसी देखेगा, यहाँ देखेगा, वहाँ देखेगा कि मुझे सबसे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स कहाँ मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ मिल रहा है, तो वो वहाँ जाके इन्वेस्ट करेगा। अब अगर वन नेशन वन स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा? ईज़ी हो जाएगा ना? फटाफट उन्होंने देखा हाँ, इंडिया की ये अच्छी पॉलिसी है, एक स्टैंडर्ड इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, कहीं पे भी करो, तो इक्वली उनका क्या हो जाएगा, एक इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेगा, तो ईज़ ऑफ बिज़नेस उससे क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे आपको चीज़ें डिराइव करनी है ना? आपको अब एक-दूसरे से चीज़ें कनेक्ट करना सीखना है और वो अभी इस पार्ट में मतलब इसी लेक्चर में आगे मैं मेंस का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसमें भी बताऊँगा कि इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं एक टॉपिक को। ऐसा लगना चाहिए कि आपको पूरी नॉलेज है। आपने यहाँ से शुरू किया और वहाँ खत्म किया, एकदम होलिस्टिक कवरेज दिया आपने आंसर में, तो रिफ्लेक्ट होता है आपकी मैच्योरिटी उसमें। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड से हमने कहाँ तक कनेक्ट कर दिया इसको? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तक कनेक्ट कर दिया, है ना? जो कि क्या है, एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है और वो एचडीआई में भी यूज़ होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने इकोनॉमी में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो एचडीआई उससे इम्प्रूव होगी। ऐसे आपको इंटरकनेक्ट करने हैं सारे टॉपिक्स। तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर क्रिएट स्टार्टअप इनोवेशन ज़ोन्स एट अर्बन लेवल। बेसिकली स्टार्टअप इनोवेशन ज़ोन्स देखो मैंने आपको बताया ना कि ये स्टार्टअप्स को क्या करता है? ये स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज़ करता है ना? कि हाँ, ये ये करेक्ट है ना? इसमें कुछ कमी है तो इसको अप्रूव नहीं किया, इसको अप्रूव किया, इसको अप्रूव किया, ऐसे। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के लेवल पे क्या करेगा? इनोवेशन ज़ोन्स बनाएगा, ताकि स्टार्टअप जैसे जितने स्टार्टअप्स को वो प्रमोट कर सकता है, तो उससे क्या है? अच्छी एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिलेगी, है ना? जितने नए-नए स्टार्टअप्स आएँगे, कोई सपोज़ करो किसी जैसे अभी एक अगला टॉपिक है ना, वो इससे कनेक्टेड है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स वाला। उसमें भी सेम चीज़ हो रही है, तो कोई सपोज़ किसी ने ऐसा कपड़ा बनाया जिस पे कि कुछ चीज़ गिर जाए, तो वो गंदा नहीं हो फटाफट वो मतलब जैसे सपोज़ कुछ केमिकल गिर गया, तो वो उसके ऊपर से नीचे गिर जाएगा, है ना? लेकिन वो कपड़े को गंदा नहीं करेगा केमिकल, इस तरह का कपड़ा बनाया, है ना? तो वो एक इनोवेशन हो गया, तो उस तरह के स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करने की इसमें पॉलिसी है। इंसेंटिवाइज़ अब ये इंसेंटिवाइज़ का मीनिंग आपको हम क्लियर है ना? एनकरेज करना। इंडियन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स। यानी कि अक्सर क्या होता है कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है पर उसको एक प्रॉपर मार्केटिंग नहीं मिल पाती है तो वो क्या है? दब के रह जाती है। तो ये क्या करेंगे कि इंडिया के जो लोकल ब्रांड्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको अच्छी मार्केटिंग भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो एक प्रीमियम ब्रांड लेवल की कैटेगरी में आ सकें। आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ? कविता वॉइस तो नहीं कट रही है ना? No, sir. It's clear. ओके, ओके देन फाइन। तो ये चीज़ है। फिर ये एक इम्पोर्टेंट है। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सब तो मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। ये यूनिवर्सल एंटरप्राइज़ आईडी फॉर एमएसएमई। एमएसएमई आपको पता होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को हम एमएसएमई बोलते हैं और उनके लिए ये एक यूनिवर्सल एंटरप्राइज़ आईडी बनाने जा रहा है ना? तो जिससे क्या होगा कि उनकी क्रेडिट रेटिंग को बहुत ही बूस्ट मिलेगा। क्रेडिट रेटिंग की जो मैकेनिज़्म है उसको एक बूस्ट मिलेगा। अब ये क्रेडिट रेटिंग उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि कितना किसी कंपनी की जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि अगर कोई लोन ले रहा है पर्सन तो उसकी हम क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं कि ये क्या चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा लोन, है ना? तो इस तरह से उस इनकी भी क्रेडिट रेटिंग होती है एमएसएमईज़ की भी कि हाँ, ये एमएसएमई सही है, इस एमएसएमई ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया पहले, है ना? तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। Dedicated cell for design and test frameworks for pilot applications and support their patents and commercialization. Very, very important. ये ना अब अभी आपको इतना ये चमक नहीं रहा होगा दिमाग में कि ये इतना एम्फसाइज़ क्यों कर रहे हैं सर इस पॉइंट पे। अभी जब मैं सिलेबस बताऊँगा ना, उसमें एक्सप्लिसिटली ये मेंशन्ड है। पेटेंट्स और ये कमर्शियलाइज़ेशन, है ना? कि इंडिया की जो खुद की टेक्नोलॉजी है, वो कितनी आगे बढ़ रही है। तो ये देखो अब आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिल गया। जब आप इंडिया के पेटेंट्स की बात करोगे ना, तो ये पॉइंट लिख सकते हो वहाँ पे, कि हाँ,
इंडिया के पेटेंट्स को प्रमोट किस में भी किया गया है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी प्रमोट किया गया है इस बार, जो कि लेटेस्ट पॉलिसी आने वाली है। ठीक है? ऐसे आपको इंटरलिंक करना है। ये जीएस 3 में है ये आपका। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? No, sir. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। आशीष आ गए? आशीष? तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। यस सर। हाँ, ओके, ओके, ओके। तो बेसिकली नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, तो ट्रॉपिकल वर्ड से आप समझ रहे होंगे, ट्रॉपिक्स का जो रीजन होता है वहाँ स्पेशली ये प्रिवेलेंट है। ट्रॉपिक्स यानी वही 23.5 से 23.5 साउथ। ओके, तो इनको शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं ना, एनटीडी। नीचे जहाँ भी एनटीडी लिखा हुआ दिखेगा ना, वो तो समझ जाएंगे। इट इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट रेफर्स 20 मेडिकली डाइवर्स कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना। अब इसमें फिर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन जाएगा, बताओ क्या चेंज कर देंगे वो, कम्युनिकेबल को क्या कर देंगे, नॉन कम्युनिकेबल लिख के बोल देंगे कि इट इज, सब कुछ उसमें करेक्ट रहेगा, पूरे स्टेटमेंट में सब कुछ करेक्ट रहेगा। ऐसा कैसा स्टेटमेंट आ जाएगा, यहाँ कम्युनिकेबल की जगह क्या कर देंगे, नॉन कम्युनिकेबल कर देंगे, और आपको पढ़ के लगेगा कि ये तो सही लिखा है एकदम। वहाँ मिस्टेक हो जाएगी और आंसर गलत होने की संभावनाएं बन जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना है हमें, अपने से ही पहले दिमाग लगा लो कि ये इसको ऐसा बना सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं, तो वो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। 20 मेडिकली डाइवर्स कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओके, कम्युनिकेबल that flourish in impoverished environment tend to coexist, cause significant morbidity and mortality। यानी कि इसमें एक तो मोर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा है इसकी। अगर इस इन बीमारियों से बीमार कोई हो जाता है तो उसकी डेथ ऑलमोस्ट श्योर हो जाती है। ठीक है? और बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रिविलेंट है कौन से एरिया में, जहाँ पे एनवायरनमेंट सही नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, ऐसे एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। फॉर इंस्टेंस, ये यहाँ देखो आप, फॉर इंस्टेंस ए पैरासाइटिक एंटीडी, यानी कि पैरासाइट से होने वाली डिजीज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, उसमें से एक ऐसी डिजीज का एग्जांपल ले रहे हैं, लिम्फेटिक फिलेरियासिस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स में सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। ये जो है ना डिजीजेस, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। किसमें? साइंस, जनरल साइंस आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में किस-किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? रॉकेट के क्वेश्चन पूछ लेंगे, नए ये आरएनए, डीएनए के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना? ऐसी डिजीज़ेज़ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा इसमें आपको ध्यान देना है। अब ये कैसा क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा, फॉर इंस्टेंस, मतलब इसको हटा दो आप। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि लिम्फेटिक फेलियरेसिस इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। द पैथोजन बिहाइंड द लिम्फेटिक फिलेरियोसिस इज बैक्टीरिया। तो क्या होगा क्वेश्चन? वो गलत हो जाएगा भाई, बिकॉज़ पैरासाइट इज़ बिहाइंड इट। और उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है, उस टाइम लगता है हाँ, सारी बीमारियाँ बैक्टीरिया से होती है या फिर वायरस से होती है। यहाँ पैरासाइट लिखा है। ये सब अलग-अलग होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट ये सब। वहाँ एकदम आपको अपना दिमाग एक्टिव रखना है कि लिम्फेटिक फेलियराइसिस, यानी इसको पता है क्या बोलते हैं? हाथी पाँव बोलते हैं, सुना होगा आपने। एलिफेंट फीट इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज़ ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड। सेकंड लीडिंग कॉज़ ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। It attacks human lymphatic system and cause painful swellings of limbs and genitalia, among others. In fact, disfigurement of breasts and genitalia is common. बहुत ही मतलब एक खराब डिजीज है जिसके अंदर मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, एंड इट इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ इट। सच, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। मेरी आवाज आ रही है आपको Yes, क्लियर? sir. ओके, इट इज शोइंग हियर दैट योर इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल। So वो बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक।
तो उसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल क्या है? ए पैरासाइटिक एंटिटी एक और, एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया, एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया, लेकिन इसमें टोटल एग्ज़ाम्पल कितने मतलब टोटल कितनी डिज़ीज़ेज़ कवर होती है 20। अब इसको वो चेंज करके क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके लिख देंगे, इट इज़ अराउंड 200 मेडिकल डाइवर्स। अब वो 20, 200 आपको वहाँ ऐसा लगेगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है इस चीज़ को, तो आपको लगेगा कि यार 200, या फिर अगर 20 की जगह मतलब ये 35 भी कर देंगे ना, तो भी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हमेशा याद रखना ये इस तरह की चीज़ें ना, इनको रिवाइज़ करना आप। 20 है, ठीक है? अभी जैसे क्या हुआ था, 2020 का जो प्रीलिम्स था या 2019 का प्रीलिम्स था, उसमें ये जो पीवीटीजीज़ होते हैं, मतलब बेसिकली अ, वेरी बेसिकली दे आर द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ओके? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, तो इनका नंबर थोड़ा-सा ही चेंज करके और दे दिया था। जैसे एक्चुअल में ये शायद 75 थे उस टाइम पे, आई डोंट एक्ज़ैक्टली रिमेंबर, और थोड़ा-सा चेंज करके जैसे 85 या समथिंग कुछ करके और डाल दिया था पेपर में। तो जनरली जब हम हज़ारों चीज़ें पढ़ के जाते हैं, एग्ज़ाम तक आप 1000 चीज़ तो आराम से पढ़ लोगे, 1000 टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। तो उस टाइम पे आपको ये 75 था कि 85 था वो याद नहीं रहता है। आपको लगता है कि हाँ 75-80 के अराउंड था, इतना याद रहता है आपको। तो वहाँ पे रिवीज़न काम आता है, और ये स्टेटमेंट बहुत लोगों का गलत हो गया था, है ना? 75 की जगह शायद 70 लिख दिया था उन्होंने, ऐसा कुछ किया था। तो इसका आप एक ही सॉल्यूशन है, रिवीज़न, ठीक है? तो ये विसरल लेशमैनियासिस या फिर काला आज़ार। ये भी एक बहुत बड़ी बेकार बीमारी है, मतलब ब्लैक फीवर जिसको हम बोलते हैं, इज़ ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज़, एंड ये देखो, हाँ, ट्रांसमिटेड बाय एक मीनिंग उसका अलग है, और कॉज़्ड बाय ये अलग है। कॉज़्ड बाय का मतलब क्या होता है, उसके पीछे कौन है, उस बीमारी के पीछे करने वाला कौन है, उस वो एक पार्टिकुलर पैरासाइट है। और ट्रांसमिटेड बाय का मतलब क्या है, सैंड फ्लाइज़ उसको सिर्फ़ ट्रांसमिट कर रही है। सैंड फ्लाई के कारण नहीं हो रहा है वो सिर्फ़ ट्रांसमिट कर रही है उस पैरासाइट को। अगर इस सैंड फ्लाई के अंदर ये वाला पैरासाइट नहीं है और वो आपके पास आ रही है, तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये अगर पैरासाइट उसने आपको ट्रांसमिट किया है, ये पहले से लेके घूम रही है उस पैरासाइट को, तभी वो क्या होगा, आप अफ़ेक्टेड होंगे। ये बात आप समझ रहे हो? कोई भी समझ रहा है इस बात को? कोई एक जना भी रिस्पॉन्स करेगा तो आई कैन अंडरस्टैंड। आशीष, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वैनेसा, कविता, एनीवन? सर मेरा बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे समझा नहीं रहा। अच्छा, अच्छा, एंड वैनेसा आप? हाँ, चले गए सब। कुछ इश्यू आ रहा है क्या इंटरनेट का मेरी तरफ से? नो सर, इस बार मेरा ही नेटवर्क खराब था। अच्छा, अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, ट्रांसमिट होना किसी चीज़ का और उसका कॉज़ होना, वो दोनों अलग-अलग बात है ना? अब जैसे सपोज़ करो कि ये पैरासाइट है, ये अगर इस सैंड फ्लाई के पास है, तभी ये सैंड फ्लाई आपको क्या करेगी? ट्रांसमिट करेगी उस पैरासाइट को, और ये पैरासाइट आपको बीमारी देगा। लेकिन अगर इस सैंड फ्लाई के पास ये पैरासाइट नहीं है, तो ये आपको बीमार नहीं करेगी। ये सिर्फ़ ट्रांसमिट कर रही है, ये कॉज़ नहीं है उस बीमारी का। ध्यान रखना आप ये स्टेटमेंट। ये कॉज़ नहीं है सैंड फ्लाई, ये सिर्फ़ उसको क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है आपके अंदर, और वो बीमारी कर कौन रहा है, पैरासाइट कर रहा है। ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये क्या है, Yes. अक्सर ये प्रीलिम्स में इस तरह का चेंज कर देते हैं कि इट इज़ कॉज़्ड बाय सैंड फ्लाइज़, ठीक है? रूट कॉज़ इज़ सैंड फ्लाइज़। अरे! सैंड फ्लाइज़ के पास खुद के पास होगा तभी तो वो ट्रांसमिट करेगी ना। तो ऐसा कभी वेग तो सा, इट मीन्स सैंड फ्लाइज के पास भी वो किसी और के थ्रू आया है। हाँ, अब जैसे
एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोरोना। हाँ, अब सपोज़ करो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस आदमी तो क्या कर रहा है, सिर्फ़ ट्रांसफ़र कर रहा है ना किसी को, आदमी के कारण थोड़ी वो हो रहा है। अगर उस आदमी के पास कोरोना वायरस नहीं है और वो आपके पास एकदम आ रहा है, आपको पकड़ रहा है, आपके साथ खेल रहा है, तो वो नहीं वो आपको देगा कोरोना। Until and unless he or she has that virus inside him or her। ये सिर्फ़ ट्रांसमिटिंग एजेंट है और ये पैरासाइट उसका कॉज़ है। क्लियर? यानी सभी सैंड फ्लाइज़ नहीं करती हैं। सिर्फ़ वही जो ये पैरासाइट लेके घूम रही है, वो अभी एक मलेरिया का भी एग्ज़ाम्पल आएगा उसमें, है ना? मतलब जब हम मलेरिया और ये सब डिसीज़ेज़ पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे। थोड़ा बहुत ओवरऑल आइडिया तो लग गया होगा ना मैं क्या कहना चाह रहा था? Yes, sir. हाँ, ये लो देख लो आप, ये इस तरह की बीमारियाँ होती हैं और बहुत ही मतलब बुरी बीमारियाँ होती हैं और इन्हीं को आपको रोकना है आईएएस ऑफ़िसर्स बन के और इनको आप याद रखना, ये हाथी पाँव हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पैर देखो, पैर की साइज़ कैसी हो गई है और ये ब्लैक फ़ीवर है, डेडली डिज़ीज़ेज़। अब कंट्रोलिंग मेजर्स क्या और हाँ, मैंने एक काम और कर दिया है इसमें ये ना दिमाग की बत्ती जलाई है, तो ये जहाँ भी आपको दिख जाए ना, तो ये इस फैक्ट को आपको कहाँ नोट करना है, वो जो मेंस की जो 4 छोटी-छोटी कॉपीज़ बनाई है ना अपन ने, फैक्ट्स वाली, डेटा वाली, उसमें आपको ये फैक्ट तुरंत नोट कर लेना है। और मैंने बस वही चीज़ पार्टिकुलरली लिखी है जो कि आपको एग्ज़ैक्ट मेंस में लिख के आनी है। अब जैसे लिखना कैसे, इसका यूज़ कैसे करना है, अभी बताता हूँ। पहले कंट्रोलिंग मेजर्स देख लेते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अब कितना अच्छा वर्ड है ये, आप इसको यूज़ करोगे ना जब आंसर लिखते टाइम, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, ये पढ़ के आए हैं, है ना? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अब कई लोग ये भी लिखेंगे वहाँ पे कि अ, वैक्सीनेटिंग द पीपल इन मतलब इन लार्ज नंबर, ये वो ऐसा वेग सा स्टेटमेंट लिखेंगे। उसकी जगह आप ये लिखोगे ना मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो मतलब मज़ा आ जाएगा देखने में, ठीक है? इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, इसका मतलब क्या है? जैसे कि वो आते हैं ना, जैसे कि मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ेज़ होती है जिनसे, तो फिर अब वो स्प्रे वाले आते हैं, है ना? कंट्रोल वाले कि इस वहाँ पूरा स्प्रे करते हैं, पेस्ट कंट्रोल पूरे घर में। पता होगा आपको। तो उसी की बात हो रही है ना। तो ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। ये छाँटे हुए वर्ड हैं पूरे, यही आपको आंसर में भी लिखना है। आपका आंसर लगना चाहिए कि एक आईएएस एस्पिरेंट का आंसर है। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट मतलब जो डेथ्स हो रही है, उनको कम करना, उनको रोकना, मॉर्बिडिटी, है ना? एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन कि कोई परमानेंटली डिसेबल ना हो जाए इससे। वेज कंपनसेशन स्कीम्स, बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब वेज कंपनसेशन स्कीम्स। जैसे सपोज़ कि कोई बीमार हो गया, फिर अपने ऑफ़िस में नहीं जा रहा है, बहुत गरीब है, तो उसको कुछ वेज कंपनसेशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप सोचो, अगर ऐसा व्यक्ति जो कि इस बीमारी से पीड़ित है, वो जा रहा है, तो ये क्या कौन-सी डिज़ीज़ है? कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल है? कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल है, तो वो तो फैल जाएगी सबको और वो नहीं जाएगा अगर, तो उसके घर पे फिर पैसा कैसे आएगा? खाना कहाँ से खाएँगे? क्योंकि ऐसे अक्सर ये बीमारियाँ कहाँ होती है? आप इसको सोशल लेवल पे आप कनेक्ट करो इसको। अक्सर ये बीमारियाँ कहाँ होती हैं? जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन होती है ना? पुअर एनवायरनमेंटल, जो ये बहुत गंदगी वाला एरिया होता है, वहाँ ज़्यादा फैलती हैं, है ना? या फिर जहाँ पे बहुत ही मतलब अ, वेस्ट डिस्पोज़ल अच्छा नहीं है, वहाँ फैलती है और वहाँ पे अक्सर वही लोग रहते भी हैं, जो कि बहुत पुअर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, जिनके पास बनाने के लिए डेली खाना नहीं होता है, वो डेली वेजेज़ पे अर्न करने जाते हैं कई लोग, जिनको काम भी नहीं मिल पाता है कभी-कभी। तो वो अगर फिर इसीलिए वेज कंपनसेशन स्कीम, तो आप इसको हर एंगल से जोड़ो, ये देखो इकोनॉमिक एंगल से जोड़ा है, ये देखो हेल्थ के एंगल से जोड़ दिया, ये कंट्रोलिंग के मेजर से जोड़ दिया, ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी वैक्सीनेशन के उससे जोड़ दिया। इस तरह से आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। फिर कंक्लूजन स्टेटमेंट फॉर मेंस, अब जब मतलब जब भी आप देखोगे दूसरों की कॉपीज़ देखोगे कभी कि कैसे-कैसे आंसर्स लिखते हैं सब, उसमें अक्सर ये होता है कि कंक्लूजन
लास्ट में पहुँचते-पहुँचते जल्दीबाजी में छोटा-सा कंक्लूजन लिख के चले जाते हैं। लेकिन एक कंक्लूजन ही होता है जहाँ पे मार्किंग आपको नंबर्स मिलते हैं। तो इस तरह की लैंग्वेज अगर आप लिखोगे ना, ये आप पढ़ो एक बार। आपको इसमें इतने अच्छे-अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, इसको आप पढ़ के देखो। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, पहला वर्ड तो यही है। ये आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो इस वर्ड का। जीएस के किसी भी आंसर में कन्क्लूजन में इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब इसको रट लो, ठीक है? इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, water, sanitation, hygiene, addressing climate change, and ensuring gender equity, mental health, and well-being must lie at the core of eliminating these diverse entities. इस तरह का आप कंक्लूजन लिखो अपने आंसर्स में। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? सर बहुत फास्ट चले गए आप एकदम से। फास्ट हो गया? फ्लो फ्लो बोल गए। अच्छा, फ्लो फ्लो में बोल गए सर। जैसे कि फिल्म का डायलॉग नहीं बोलते हैं, ऐसे बोल गए आप। चलो किसी ने तो हीरो समझा, कोई नहीं। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, देखो स्लो मैं बता देता हूँ, वर्ड्स तो सिंपल हैं इसमें, लेकिन ये वर्ड की जो मतलब एक वो कहते हैं ना सोफिस्टिकेशन होता है, जो कि एक एस्पिरेंट के आंसर में दिखता है, वो वाले वर्ड्स ये हैं। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि जितने भी जो भी पार्टिकुलर सब कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन सबको इंटीग्रेट करके हम एक साथ एफर्ट करें, है ना? जैसे ऐसा नहीं हो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अलग काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस अलग काम कर रहा है, पैसा ही नहीं दे रहा है इनको, है ना? फिर पता चला कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो ही सपोर्ट नहीं कर रही है, वहाँ पे सब मान ही नहीं रहे कि हम नहीं लगाते वैक्सीन, ये वो ऐसे-वैसे, ठीक है? वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं इसको, कोरोना में बहुत ये पॉपुलर हुआ था टर्म। है ना? तो ऐसे-ऐसे अलग-अलग सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इम्प्रूविंग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब का मीनिंग तो पता होगा आपको। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, अब ये क्लाइमेट चेंज तो पूरा एनवायरनमेंट का टॉपिक ही है, इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर कौन-कौन सी अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है, वो भी हम देखेंगे। एंश्योरिंग जेंडर इक्विटी, कोई बता सकता है जेंडर इक्विटी का और इसका क्या लिंक है, इस डिज़ीज़ का? नहीं पता सर। आप बताइए वेनेसा एंड कविता? No idea, sir. नो आइडिया। कविता आप बताइए? वेनेसा आप बताइए? थोड़ा आप मतलब डीपली सोचो, सोशल इश्यूज़ से आप इसको लिंक करके बताइए कि कैसे जेंडर इक्विटी जो है, अच्छा इसका अपोज़िट सोच के बताओ कि अगर वुमेन को और मेन को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये डिज़ीज़ेज़ क्यों फैल रही है? ऐसे सोच के भी बता सकते हो, अपोज़िट सोच के। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही। सर जेंडर इक्विटी का मतलब मीन्स मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया इसी से लग गया। जैसे कि एक मेल है और एक फीमेल है। हुँ, इसमें ये न करके कि मेल्स को पहले लगेगा या फीमेल्स को प्रायोरिटी फर्स्ट देगा, इसके बजाय कम्युनिटी को एक साथ लेके मतलब सभी को एक हुँ, साथ लेके चलना पड़ेगा। मतलब इसका यही है, जेंडर इक्विटी का मतलब ये है। हुँ, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं तो हुँ। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको प्रॉपर मतलब मेडिकेट दी जाएगी, मतलब मेडिसिन वगैरह जो सर भी है। सर क्या होता है ना कि जो वीमेन होती हैं, उनको जैसे इंडिया की जो सोसाइटी है, वो क्या है पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना? पुराने ज़माने से जो चली आ रही है, वो कौन-सी सोसाइटी है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो वहाँ वुमेन को क्या कि कर दिया जाता है, एक सेकेंडरी पर्सन की तरह ट्रीट कर दिया जाता है कि नहीं जो है आदमी लगवा लेगा वैक्सीन, कोई ज़रूरत नहीं है ना? बाहर जाने की, और अगर कुछ हल्की बीमारी भी हो जाती है, डॉक्टर के पास कोई नहीं लेके जाता है वुमेन को। अक्सर आप रूरल देखो, इंडिया क्या है, हम लोग जो रहते हैं सब कहाँ रहते हैं? अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। लेकिन इंडिया कहाँ असली बसता है? इंडिया रूरल एरिया में बसता है, और इंडिया से भी बुरी हालत तो अफ्रीका की है, ठीक है? तो क्या होता है कि वुमेन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा,
तो उनके पास जब भी छोटी-सी बीमारी लगेगी तब भी उनको ना वैक्सीनेशन मिल पाएगा, ना उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा, ना उनके कोई भी रिज़ॉल्यूशन हो पाएगा किसी भी प्रॉब्लम का, तो वो बीमारियाँ बढ़ती जाती है और दूसरी बात सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता है। अब घर है, ठीक है, कहीं भी वो सब रह रहे हैं, उनसे जो बीमारियाँ लग रही है तो वो कह भी रही है वुमेन कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर के पास दिखा के लाओ, कोई दिखा के नहीं ला रहा है। इस तरह की जो ये माइंडसेट होता है, ये जेंडर अनइक्वालिटी आप इसको कह सकते हो। तो अगर जेंडर इक्विटी हो, दोनों में वेल एस्टेब्लिश्ड है कि भई ठीक है, कोई थोड़ी-सी भी बीमारी होगी तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना? तो वो पैट्रियार्कल माइंडसेट अगर दिमाग में नहीं होगा, तो एक अच्छे क्योंकि सपोज़ करो अगर आप वीमेन को इग्नोर कर रहे हो, तो आपने ऑब्वियसली 50% ऑफ द पॉपुलेशन को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अब कोई किसी पार्टिकुलर इकोनॉमी का 50% हिस्सा अगर टूट के गिर जाए, तो वो इकोनॉमी वर्क करेगी क्या? नहीं करेगी। तो यही कहने का मतलब है और ये इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इसको हर एक इश्यू से कनेक्ट कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी, जीएस-1 मेंस इंडियन सोसाइटी पे बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एस्से के क्वेश्चन्स में, एस्से में आप इसको डाल सकते हो। ऐसे आप लिख रहे हो, वहाँ जेंडर इक्विटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। कभी-कभी डायरेक्ट ही वुमेन एम्पावरमेंट पे आ जाता है, ऐसे आ जाता है। तो ये हो गया, तो ये कन्क्लूज़न के लिए स्टेटमेंट्स होते हैं ये, है ना? और जब भी आपको अब से आगे बल्ब का सिंबल दिखे तो समझ जाना कि आपको छोटी वाली नोटबुक में नोट करना ही करना है। अब ये बताओ कि ये नोटबुक किस-किस ने बनाई है और किस-किस ने नहीं बनाई अभी तक? आपने तो आशीष मेरे को कल बता दिया था कि आप वो उसमें नोट कर रहे हो। वेनेसा आप कैसे कर रहे हो? सर बना लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कविता आप एक छोटी नोटबुक बना लेना, मैंने आपको भी बताया था कल वाली क्लास में, परसों में कि यस सर। है ना? तो आप भी बनाइए और वो मतलब ब्रह्मास्त्र है आपके मेंस के लिए। आप देखना उसका इम्पोर्टेंस तब जब आप मेंस लिखोगे, तब आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। तो अभी से आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। अब ये फैक्ट आ गया, फिर बल्ब आ गया, इसका मतलब लिखना है। अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूट्स 40% ऑफ दोज़ अफेक्टेड बाय एनटीडी इन द वर्ल्ड। 40% लोग जो कि एनटीडी से अफेक्टेड जो लोग हैं, उसमें से 40% लोग तो सिर्फ़ अफ्रीका में, सिर्फ़ अफ्रीका में। ये फैक्ट जब आप लिखते हो ना आंसर में, तो एकदम सब्सटैंशिएट हो जाता है आपका पॉइंट कि हाँ, अफ्रीका की कंडीशन खराब है ना? क्योंकि आपने एक फैक्ट मेंशन कर दिया है। अब एक अगला टॉपिक जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप फ़ोटो देखो। इस फ़ोटो में आपको क्या-क्या दिख रहा है? मैं थोड़ा ज़ूम कर रहा हूँ, है ना? अब देखो, ये क्या है? सर काउच है। काउच है। ये क्या है? सर वो कुछ स्टफ है बट वो भी पैक्ड है। हुँ, यानी कि वो एक बैग टाइप में है ना, कुछ हैंडल करने के लिए, कुछ चीज़ें हैंडल करने के लिए, ठीक है? ये ऊपर ये क्या है? एक नेट सर नेट जैसा। ना और यस सर। ये फर्स्ट एड वाला, है ना? और ये फिर जैकेट्स है जो मोस्टली इंजीनियर्स वगैरह ऐसा वर्क कर। नो सर। एग्ज़ैक्टली, है ना? एग्ज़ैक्टली सही बोल रहे हो आप। ओके सर। इसमें मुझे दिख नहीं रहा है ये क्या है, लेकिन नेक्स्ट पे आते हैं अपन। ये देखो इस पर्सन ने कुछ पहन रखा है यस सर। और ये क्या है? सीट है। सीट कवर नहीं है, सीट है मतलब सीट का ही वो जो कपड़ा होता है ना मतलब सीट ही है ये बेसिकली। सीट कवर नहीं है, ध्यान से आप देखो इसको। सीट ही इससे बनी हुई होती है, ये थोड़ा-सा अलग टाइप का रहता है। इसमें एक चीज़ नोटिस करने की हमने जो कोशिश की है वो क्या है कि ये जो जितने भी हमने प्रोडक्ट्स देखे, इनका क्या है अपना एक स्पेसिफिक यूज़ है। हम क्या इसकी जगह जो नॉर्मल कपड़ा होता है वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर नो सकते। सर। सर अगर इनका इम्पोर्टेंस अलग है। इनका सबका एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है। अब सपोज़ करो जैसे ये बैग है। इस बैग में मैं अगर सिंपल वो जो कपड़ा होता है जो कॉटन का या कोई भी हम यूज़ करते हैं,
उठा के आप ले जाओगे वो सामान बिखर जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसके अंदर से एयर क्रॉस होगी तो सामान खराब होने की संभावना हो जाएगी। इसमें अगर मैं सिंपल कपड़ा यूज़ करूँगा तो क्या होगा, बरसात पेनिट्रेट कर जाएगी उसमें से, फसल खराब हो जाएगी। इसमें भी नहीं कर सकता, इसमें भी नहीं कर यानी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम किसी टेक्नीक का यूज़ करके एक टेक्निकल टेक्सटाइल बनाते हैं, उसको हम नेम देते हैं कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल है। ये अब क्लियर हुआ आपको? यस सर। ये बहुत बड़ा एक मिशन है। ठीक है? ये इतना बड़ा मिशन क्यों है? क्योंकि इस पे हमारी जो एक सेक्टर है पार्टिकुलर टेक्सटाइल सेक्टर है, वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है ना? ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का एक पार्ट है। अब देखो, ये आपको मैंने बता दिया है कि इट हैज़ टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी यानी उसका कुछ फंक्शन है ना? रेदर देन एस्थेटिक और डेकोरेटिव ये नहीं होके इसका एक पार्टिकुलर फंक्शन है। एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ है? कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। तो ये मिशन क्या है? दिस मिशन इज़ बेसिकली नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2021 में लॉन्च हुआ। इज़ ये 40 बिलियन है, ठीक है? इसको आप याद करना कि मतलब याद नहीं करना लेकिन एक दिमाग में हल्का-सा आइडिया रखो। एक बार इन्होंने क्या किया था यूपीएससी ने कि रैंडमली एक वो था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, है ना? अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था। तो उसका मतलब शायद अराउंड 100 बिलियन समथिंग कुछ था, जो प्रोजेक्ट की वैल्यू थी। तो एग्ज़ाम में उन्होंने 1000 करके दे दी थी वो, ऐसा कुछ इन्होंने थोड़ा-सा हेर-फेर किया था। अक्सर ऐसा करते नहीं हैं यूपीएससी वाले, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन्स पूछते हैं, लेकिन उन्होंने ये घटिया क्वेश्चन भी पूछा था कि थोड़ा-सा मतलब एक वैल्यू में चेंज कर दिया, 100 की जगह 1000 कर दिया था, ऐसा कुछ किया था। है ना? जैसे सपोज़ करो 145 है तो उसको 1450 करके ऐसे पूछ लिया था। तो अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसी डेटा याद करके डिटेल याद करके नहीं जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे ना कि 1000 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो ये नहीं होगा, 100 ही होगा। उसी तरह से आपको याद रखना है हल्का-सा बस, दिमाग में एक रहना चाहिए कि 40 बिलियन डॉलर के अराउंड इसका क्या है, मार्केट साइज़ अचीव करने का टारगेट है क्योंकि ये क्या है अभी पूरा होने जा रहा है ना? 24 से 25 और लॉन्च 21 में हुआ था। तो आपके टाइम पे ये इम्पोर्टेंस गेन कर लेगा और डायरेक्ट मिशन से क्वेश्चन आ जाते हैं जीएस 3 में। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। इसके 4 हाँ, और एक एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत बड़ा। अब ये एक्सपोर्ट क्या है? इंडियन इकोनॉमी से कनेक्टेड है। इन एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज इम्प्रूव होगा, सोशल कंडीशंस इम्प्रूव होगी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी कम होगी। इस तरह से आप सारे चीज़ों को कनेक्ट करके चलना है आपको। एक छोटे से मिशन से आपने सोसाइटल इनइक्वालिटी तक पहुँच जाना है। 4 कंपोनेंट हैं, रिसर्च का, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, फिर एक्सपोर्ट का हमने देख लिया, फिर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अभी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में एक आपको चीज़ बताई थी, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, है ना? और ये वाली बताई थी इनोवेशन की शायद, कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। याद है मैंने जब वो टॉपिक बताया था अभी, इससे जस्ट पहले वाला कौन-सा था? मिनिस्ट्री डीपीआईआईटी वाला। उसमें बताया था ना कि पब्लिक वो पायलट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इनोवेशन ज़ोन्स बनाए जा रहे हैं, है ना? तो इसमें भी नेशनल मिशन में भी ऐसा काम हो रहा है कि ये स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक आपके लिए कॉमन हो गया मतलब कोई भी अच्छी पॉलिसी आपको दिखेगी तो उसमें आपको अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आप ज़रूर लिख सकते हो रैंडमली भी कि प्रमोटिंग इनोवेशंस एंड स्टार्टअप एटसेट्रा। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है, हमें एग्ज़ैक्ट पॉइंट नहीं मिलता है आंसर लिखने का। एग्ज़ैक्ट पॉइंट आपको याद ही नहीं आ रहा होता है। कि ये जैसे इनोवेशन है तो ये इसमें कैसे हेल्प करेगा? जैसे सपोज़ करो कि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक एग्ज़ाम्पल देना है ना? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आप आंसर लिख रहे हो और उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्टअप कैसे हेल्प करेगा, तो आप क्या लिख सकते हो पता है? इसकी ये मतलब क्योंकि जो आंसर चेक कर रहा होता है ना, वो नहीं जानता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है मेंस की कि आप कुछ लिखोगे भी ना तो उसको इतने अच्छे से लिख दो कि सामने वाला भी कन्फ्यूज़ हो जाए। तो मतलब ऐसा सब में नहीं करना है, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स में जहाँ पे आपको नहीं याद आ रही है चीज़, तो वहाँ क्या लिख सकते हो कि प्रमोटिंग स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन ऑन द लाइन्स ऑफ नेशनल दिस पॉलिसी
एंड नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कि ऑटोमोबाइल में हम क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सीख सकते हैं, और टेक्सटाइल मिशन से हम सीख सकते हैं कि इनोवेशंस को भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये एक पॉइंट आपको बन गया। ये जो बात बोली मैंने, आपको समझ में आई क्या? क्या क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर कहने का मतलब है कि कोई एक फ्रेमवर्क आपने तैयार कर रखा है, फॉर एग्जांपल आपने टेक्सटाइल के ऊपर क्वेश्चन तैयार आंसर तैयार कर रखा है, हुँ, और टेक्सटाइल की जगह कोई पॉलिसी आ जाए, वो आपने बताया ऑटोमोबाइल्स ही आ जाए और आपको कुछ नहीं आता, तो जैसे कि कुछ रिसर्च वगैरह डाल सकते हैं, डेवलपमेंट डाल सकते हैं उसमें, हाँ, इनोवेशन वगैरह डाल सकते हैं, हाँ, और प्लस में उसमें जैसे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हाँ, कैसे इंडस्ट्रीज और हेल्प लास्ट में करेंगी, और कैसे लास्ट में क्या लिखना है? ये लिख देना कि रिसर्च डेवलपमेंट इन लाइन्स ऑन लाइन्स विथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमने जो पढ़ा है उसका लिख दो कि हाँ, हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरह ऑटोमोबाइल में भी करना चाहिए। ऐसे हम उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा घुमा सकते हैं बात को कि हाँ, ये उस तरह से कुछ कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरह जो है, इसमें ऑटोमोबाइल पॉलिसी में भी क्या करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए। अब नहीं याद आ रहा, पॉइंट नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं कर सकते, 7 मिनट में आपको आंसर लिखना होता है, टाइम भी नहीं होता। अब वेनेसा ने उस दिन 20 मिनट्स में वो पूरा आंसर लिखा था। अब आप देखना कि 3 महीने, 4 महीने के बाद विदिन 10 मिनट्स शी विल बी एबल टू राइट द एग्ज़ैक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ हमें 10 मिनट्स के अंदर ही लिखना है। 10 मिनट के अंदर आंसर खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद उस आंसर के लिए हमें और दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि टाइम ही इतना मिलता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंड इसी चीज़ की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आपको उसी तरह प्रिपेयर्ड रहना है। हर तरह की आपको सिर्फ़ ये कंटेंट का या फिर इसका एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके टैक्टिक्स का भी एग्ज़ाम है कि आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप कैसे जनरेट करके आ रहे हो वहाँ पे पॉइंट्स। ये उस चीज़ का भी एग्ज़ाम है। वहाँ भी आपको क्या करना है, बेसिकली इनोवेशन करके आना है। क्योंकि 20 में से 18 क्वेश्चन्स तो वो होते हैं जो कि आप थोड़े बहुत करके अटेम्प्ट कर देते हो, लेकिन 2 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे मिलेंगे आपको जो कि आपको नहीं आते। मतलब आप अगर भई टॉपर ही हो तो आपको आ सकते हैं, आप 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से लगे हुए हो, सब कुछ आता है आपको, तब तो ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस हो गया। लेकिन यूजुअली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, कुछ नहीं आता है उसमें। तो उसमें थोड़ा बहुत हमें हमारा ब्रेन यूज़ करके लिख के आने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना तो है ही नहीं। मतलब दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन कि हमें क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए मजबूरी में। तो ऐसे क्वेश्चन्स में आपको लिखना होता है। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको परफेक्टली आते हैं। फिर 5 टू 7 क्वेश्चन होते हैं जो आपको मीडियम लेवल पे आते हैं, थोड़ा कम आते हैं, और 2 क्वेश्चन वो हमेशा बचते ही बचते हैं, जो नहीं आते। तो उनको कैसे लिखना है, वहाँ पे ये टेक्निकल चीज़ें जो मैं आपको बताता जाता हूँ बीच-बीच में, तब काम आएगी। द मिशन इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ मेक इन इंडिया एंड एम्स टू बिल्ड इंडिया एज़ ए ग्लोबल लीडर। ठीक है? ये वर्डिंग्स है, थोड़ी फ्लॉरी लैंग्वेज है, तो इसको आप मतलब यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में, है ना? इंट्रो वगैरह में। इस पीरियड ऑफ 4 इयर्स, तो ये आप वाले उसके टाइम पे आएगा। एंड द टाइप्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। अब देखो ये नाम है ना, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखो कि ये कहीं पे दिख जाएँ आपको। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आएगा? इकोटेक, जियोटेक इज़ रिलेटेड टू व्हाट? अब वहाँ पे स्पेस मत लिख देना कि स्पेस में किसी सैटेलाइट का नाम है या कुछ, ऐसा नहीं है। जियोटेक देख के आपको ये याद रखना है कि कपड़ों के नाम है। मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल का एक, जैसे अब ये आ गया मेडिटेक, बिल्डटेक, इकोटेक, जियोटेक। तो मैं मतलब अगर आज भी इसका एमसीक्यू बना के मतलब ग्रुप में डाल दूँ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी वंडरिंग कि व्हाट इज़ दिस? मतलब क्या है ये? ऐसा नाम लग रहा है जैसे ऑटोमोबाइल की कोई टेक्नोलॉजी है। तो बस आप इतना याद रखो, इनको पूरे को पढ़ लो। होमटेक, प्रोटेक, इंडकटेक, स्पोरटेक, बस। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। 4 नाम देंगे और उनकी बस ये पूछ लेंगे कि दे दीज़ नेम्स आर रिलेटेड टू व्हाट? और मैं सही बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और एकदम रैंडम सा नाम उठा के पूछ लेते हैं, दिस इज़ कनेक्टेड टू व्हाट? अब जैसे पिछली बार स्पीशीज़ का एक नाम उठा लिया और पूछ लिया कि ये किसकी स्पीशीज़ है? और वो इतना सिंपल क्वेश्चन था, तो 4 ऑप्शन दे दिए, फिश, और ऑब्वियसली फिश बोल रहा हूँ तो पहले फिश ही उसका आंसर था।
तो फिश, बर्ड और 3-4 मतलब नाम थे। तो उसमें से फिश वाज़ द करेक्ट और बहुत ही सिंपल उन्होंने पूछा था। महसीर एक होती है ना? ब्लू महसीर या ऐसे कुछ था नाम। इट इज़ द स्पीशीज़ ऑफ व्हाट? बस 4 ऑप्शन छोटे-छोटे, छोटा-सा क्वेश्चन काम खत्म। जिसको आता है 2 नंबर ले जाएगा, कट ऑफ क्रॉस कर जाएगा और मेंस लिखेगा। जिसको ये नहीं आता है, भले ही कितना ही पढ़ाई की हो, नहीं कर पाएगा, ठीक है? इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ़ उस लेवल पे तैयारी करनी है जिस तरह के वो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इसके बाद हाँ, अब देखो ये बल्ब आ गया, बल्ब का मतलब क्या है, आपको क्या करना है इसको, उस वाली बुक में नोट कर लेना है। ऐसा का ऐसा छोटा-सा टेबल बना लो। टेक्निकल टेक्सटाइल का मार्केट पेनिट्रेशन इंडिया में सिर्फ़ 5 से 10% है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है 30 टू 70% उसका है मतलब। अभी सिर्फ़ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना इतना, हम नॉर्मल कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो भी इतना महँगा पड़ जाता है, टेक्निकल टेक्सटाइल तो कहाँ से खरीदेंगे? अब इतनी सारी जो ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल से जो स्टफ़ बनता है वो महँगा भी होता है, तो वो हम अभी नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अदर कंट्रीज़ में 30 टू 70% उसकी रीच है, इंडिया में सिर्फ़ 5 टू 10% है।